वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज। इसके अंदर आज हम इसकी समरी देखेंगे और मेन कॉन्टेक्स्ट देखेंगे जो हमको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू और एग्ज़ाम हॉल में लिखने के लिए हेल्पफुल होगा। इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग प्लीज़ हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले और वीडियो पूरा देखें, जिससे कि आपको हर एक की पॉइंट्स या की कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आए। तो लेट्स स्टार्ट विद इट्स इंट्रोडक्शन। हम इसको इंग्लिश में रखेंगे, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों ही। तो प्लीज़ आप जो भी चीज़ें आपको नोट डाउन लगे वो उनको ध्यान से देख लेना। तो पहले देखते हैं कि वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स इज़ अ सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। यानी कि जो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने प्रीफेस ऑफ लिरिकल बैलेट्स तो लिखी है, जो एक सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट है इन इंग्लिश लिटरेचर, रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टायलर कॉलरिज इन 18th century. In this preface, they outline their views on poetry and laid a foundation for the romantic movement. और इसके अंदर, इस प्रीफेस के अंदर उन्होंने क्या किया है, आउटलाइन देयर व्यूज़, यानी कि उनके व्यूज़ है ऑन पोएट्री एंड लेड अ फाउंडेशन ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट। अब ये रोमांटिक मूवमेंट क्या है? तो रोमांटिक मूवमेंट ऐसी है कि जिसके अंदर इमेजिनेशन, उसका वर्ड्स और कॉम्बिनेशन लैंग्वेज का जो यूज़ होता है वो रोमांटिक पोएट की एक पसंदगी दिखाता है। जो एक कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ थे, उन्होंने फिर से जो रोमांटिक पोएट्री ख़त्म हो चुकी थी उसको रिवाइव करने की कोशिश करी है। तो हम इसका कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है? बिफोर डिल्विंग इनटू द प्रीफेस इटसेल्फ, यानी कि जो प्रीफेस को पढ़ने से पहले हम इसके एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट को इसको पूरी तरह समझने के पहले हमें इसका हिस्टोरिकल यानी कि इसका इतिहास देखना चाहिए। द लेट 18th century सॉ अ राइज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जो 18वीं सदी थी उसने किसका राइज देखा? तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, विच ब्रॉड अबाउट सिग्निफिकेंट सोशल चेंजेस, जो लाता है सोशल चेंजेस को द रोमांटिक्स इंक्लूडिंग वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज। देखो, ये वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज को रोमांटिक्स कहा जाता है कि वो रोमांटिक पोइट्स थे, यानी कि वो रोमांटिक एरा को रिप्रेजेंट करते थे। वर डिसोल्यूशन विद द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ नेचर, ह्यूमन रिलेशनशिप एंड इंडिविजुअलिटी। दे साउट टू रिटर्न टू नेचर, यानी कि वो क्या चाहते थे कि वापस आना नेचर्स एंड चैम्पियन, यानी कि एडवोकेट टू एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनल इमोशन, जो पर्सनल इमोशन होते हैं उनको दिखाना, एंड एक्सपीरियंस इन देयर पोएट्री, अपनी पोएट्री के अंदर अपने पर्सनल इमोशन और नेचर की दिखाना, ये रोमांटिक पोएट्री की कैरेक्टरिस्टिक है। तो चलो देखते हैं इनके पर्पस क्या थे। तो प्रीफेस सर्व सेवरल पर्पस, ये देखिए एक ओवरव्यू है जिसके अंदर हम दिखेंगे कि इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो प्रीफेस टू सेवरल पर्पस है तो डिफाइनिंग द नेचर एंड फंक्शन ऑफ पोएट्री। क्या डिफाइन करता है? नेचर एंड फंक्शन ऑफ पोएट्री, नेचर कैसा है और फंक्शन क्या है किसके? पोएट्री के। इस्टेब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ रोमांटिक पोएट्री। देखिए, इसका मेन थीम ऐसा है कि जो पोएट्री में क्या चीज़ें होनी चाहिए और कैसे वर्ड्स और लैंग्वेज यूज़ होनी चाहिए, वो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने अपने इस वर्क के अंदर डिफाइन किया है। वो इसका एक ये समरी है जिसके अंदर ये पॉइंट है कि नेचर एंड फंक्शन ऑफ द पोएट्री क्या है। इस्टेब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ रोमांटिक पोएट्री, इस्टेब्लिशिंग द प्रिंसिपल ऑफ रोमांटिक पोएट्री। क्या प्रिंसिपल यानी कि मेन स्ट्रक्चर क्या है रोमांटिक पोएट्री के। जस्टिफाई द चॉइस ऑफ सिंपल लैंग्वेज एंड थीम्स इन देयर पोएट्री। क्या जस्टिफाई करते हैं? चॉइस ऑफ सिंपल लैंग्वेज, यानी कि चॉइस ऑफ सिंपल लैंग्वेज, थीम्स इन देयर पोएट्री, सिंपल लैंग्वेज एंड थीम्स जो यूज़ करने वाले हैं अपनी पोएट्री के अंदर। सॉरी, आगे कुछ एक्स्ट्रा आ गया था, एक सेकेंड। हाँ, नेचर एंड फंक्शन ऑफ पोएट्री। तो फर्स्ट की टर्म है, यानी कि उसका एलिमेंट है द नेचर एंड फंक्शन ऑफ पोएट्री। क्या नेचर क्या है और फंक्शन क्या है किसके? पोएट्री के। तो वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज आर्ग्यू दैट पोएट्री शुड बी एक्सेसिबल टू द कॉमन पीपल। तो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का क्या कहना है? उनका मानना है कि पोएट्री शुड बी, यानी कि कैसी होनी चाहिए? एक्सेसिबल टू कॉमन पीपल, सबके लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए पोएट्री, यानी कि सबको समझ में आनी चाहिए। एंड
नॉट कन्फाइंड टू अन इलाइट लिटरेरी सर्कल, और जो इलाइट जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। दे बिलीव दैट पोएट्री शुड बी अन एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट्स इमोशन। तो वो क्या मानते हैं कि जो पोएट्री है वो क्या है, एक्सप्रेशन, यानी कि उनका एक्सप्रेशन ऑफ पोएट्स इमोशन, इमोशन का एक एग्जाम्पल है, यानी कि वो दिखाते हैं कि क्या है उनके एक्सप्रेशन, इमोशंस एंड एक्सपीरियंस, उनके एक्सपीरियंस ग्राउंडेड, यानी कि बैलेंस इन सिंसियरिटी एंड ट्रूथ। बैलेंस किस में, सिंसियरिटी एंड ट्रूथ का। दे रिजेक्ट देयर आइडिया दैट, और वो क्या रिजेक्ट करते हैं, किसका आइडिया, तो द पोएट्री शुड बी एदर इसका मतलब है स्ट्रिक्ट, यानी कि वहाँ पर गुजराती में लिखा है, जो कोई गुजरात से है तो वो समझ जाएगा, स्ट्रिक्ट यानी कि किसी जगह पर अटके रहना। तो पोएट्री शुड एदर टू स्ट्रिक्ट रूल्स एंड कन्वेंशन, एडवोकेटिंग टू इंस्टेड फॉर मोर स्पॉन्टेनियस एंड नेचर फॉर फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। तो वो द रिजेक्ट आइडिया, किस आइडिया को रिजेक्ट करते हैं, कौन, वर्ड्सवर्थ और कोलरिज। वो कहते हैं कि पोएट्री को किसी एक जगह पर स्ट्रिक्ट नहीं रहना चाहिए, यानी कि जो रूल्स बनाए गए हैं वहाँ पर स्ट्रिक्ट नहीं रहना चाहिए, कन्वेंशंस है उन वहाँ पर भी। और वो कहते हैं कि एडवोकेटिंग टू इंस्टेंट, उनको उसके अलावा किस पर ध्यान देना चाहिए, मोर स्पॉन्टेनियस एंड नेचर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, जो नेचुरल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है उस पर ज़्यादा रिलाई होना चाहिए। तो सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ इमेजिनेशन। तो वर्ड्सवर्थ का जो प्रिंसिपल ऑफ इमेजिनेशन पे जो उनके ऑब्जर्वेशन है, तो क्या है उनका जो सुझाव है, सजेशंस है, तो रोमांटिक्स प्लेस अ ग्रेट एम्फोसाइज ऑन द इमेजिनेशन एज अ क्रिएटिव फोर्स। जो रोमांटिक्स है, यानी कि जो दो वर्ड्सवर्थ है, कोलरिज है, वो रोमांटिक्स जाने जाते हैं, तो प्लेस अ ग्रेट एम्फोसाइज, उनके भार दिया किस चीज़ पर, इमेजिनेशन पर बहुत ज़्यादा भार दिया है, एज अ क्रिएटिव फोर्स, जो एक क्रिएटिव फोर्स की तरह है इमेजिनेशन। वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज एसर्ट दैट पोएट्री अराइज फ्रॉम द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। तो वर्ड्सवर्थ और कोलरिज का कहना है कि जो पोएट्री कहाँ से आती है, तो ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, जो उभरती पावरफुल फीलिंग्स है, विच आर रिकलेक्टेड इन ट्रांसिक्वेंटी, यानी कि जो कलेक्ट करी जाती है शांति में, जो शांत, उसके बाद जब एक मन शांत होता है तो लोग रिकलेक्ट करते हैं उन वर्ड्स को, एंड दे बिलीव दैट द इमेजिनेशन अलाउज पोएट्स टू ट्रांसक्लेम द ऑर्डिनरी एंड प्रिसीव द वर्ल्ड इन डीपर एंड मोर मीनिंगफुल वे। और वो कहते हैं कि इमेजिनेशन पोएट्स को अलाउ करती है टू गो बियॉन्ड, ट्रांसक्लेम इसका मतलब है गो बियॉन्ड, यानी कि इससे ज़्यादा, द ऑर्डिनरी एंड प्रिसीव द वर्ल्ड इन डीपर मोर मीनिंगफुल। प्रिसीव यानी कि समझना, टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, दुनिया को एक डीपर अंडरस्टैंडिंग और मीनिंगफुल तरीके से सीखना, समझना। पोएट्री देयरफॉर ते थिंक, पोएट्री बिकम्स अ मीडियम थ्रू विच, पोएट्री एक मीडियम बन जाता है, विच द पोएट कैन कम्युनिकेट हिज इनर मोस्ट थॉट एंड इमोशन टू रीडर्स। जो ये पोएट्री है वो मीडियम बन जाता है, कैन कम्युनिकेट हिज इनर मोस्ट थॉट, जो उसके अंदर के, पोएट के अंदर के थॉट्स है और इमोशन है, जो रीडर्स समझने के लिए एक कम्युनिकेशन बन जाता है। सिंपल लैंग्वेज एंड थीम्स, और तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक या की एलिमेंट है इनके वर्क का, वो है सिंपल लैंग्वेज एंड थीम, इन कॉन्ट्रास्ट टू इलेबोरेट लैंग्वेज एंड आर्टिफिशियल थीम। जो उसके इन कॉन्ट्रास्ट के उसके विरोध में, किसके विरोध में, जो इलेबोरेटेड लैंग्वेज है और आर्टिफिशियल जो बनाए गए थीम्स है, प्रिवेलेंट इन मच इन 18th सेंचुरी। जो 18th सेंचुरी के अंदर जो बनाए थीम्स प्रिवेलेंट, यानी कि उद्भव हुआ था, इलेबोरेटेड लैंग्वेज थी जो इनका उद्भव हुआ था। इन पोएट्री वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज एडवोकेट फॉर सिंप्लिसिटी, बट इन कॉन्ट्रास्ट वर्ड्सवर्थ ने और कोलरिज ने क्या किया, तो वो उन्होंने सपोर्ट किया, एडवोकेट यानी कि सपोर्ट फॉर सिंप्लिसिटी एंड नेचुरलनेस, यानी कि वो सिंप्लिसिटी और नेचुरल चीज़ों पे ज़्यादा रिलाई होना उन्हें पोएट्री के अंदर दिखा के, पोएट्री के अंदर वो नेचुरलनेस होनी चाहिए और सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। किसके ना हो, क्या नहीं होना चाहिए, तो आर्टिफिशियल थीम्स नहीं होने चाहिए और एलिबोरेटेड लैंग्वेज ना होनी चाहिए। दे बिलीव दैट पोएट्री शुड यूज़ द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। तो उनका मानना है दैट पोएट्री शुड बी यूज़ द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। पोएट्री में
सिंपल लोग यानी कि ऑर्डिनरी लोगों की लैंग्वेज होनी है। एड्रेस यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस, और जो ह्यूमन एक्सपीरियंस हो वो सबको एड्रेस करना चाहिए, कि सबको समझ में आना चाहिए। बाय फोकसिंग ऑन एवरीडे लाइफ, यानी कि किसके द्वारा, तो फोकसिंग ऑन एवरीडे लाइफ एंड कॉमन इमोशंस, और कॉमन इमोशंस है वो पोएट्री कैन रिजोनेट मोर डीपली विद रीडर्स, जिससे पोएट्री रिजोनेट यानी कि रिजोनेट करती है, वो समझ में आए। रिजोनेट विद द मोर डीप विद रीडर्स, जो उसको पढ़ने वाले हैं वो रिजोनेट कर पाए। एंड इवोक अ स्ट्रॉन्गर इमोशन रिस्पॉन्स, और उसकी वजह से एक स्ट्रॉन्गर इमोशन रिस्पॉन्स करता है। और रिलेशन विथ नेचर, तो उसके बाद एक सेकंड, उसके बाद की कैरेक्टरिस्टिक क्या है तो देखते हैं। रिलेशन विथ नेचर, नेचर प्ले अ सेंट्रल रोल इन रोमांटिक पोएट्री, जो नेचर है वो मेन रोल निभाता है इन किसमें, रोमांटिक पोएट्री में, सिम्बोलाइजिंग फ्रीडम, ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल रिन्यूअल। वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज व्यू नेचर एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, तो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज क्या मानते हैं कि नेचर एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, नेचर से हमें इंस्पिरेशन मिलती है। एंड सोलैक यानी कि सपोर्ट इन अ इंक्रीजिंगली इंडस्ट्रियलाइज वर्ल्ड, जो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड है या कि हमारा जो एक टेक्नोलॉजिकल दुनिया है, इसके अंदर हमें जो नेचर है वो इंस्पिरेशन देता है। दे बिलीव दैट बाय सबमर्ज यानी कि इमर्जिंग यानी कि सबमर्ज वन सेल्फ इन नेचर, जो अपनी सेल्फ को नेचर के अंदर सबमर्ज करता है। वन कैन गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग, जो नेचर में अपने आप को सबमर्ज करता है वो क्या गेन कर सकता है, डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ एंड यूनिवर्स, अपने खुद की सेल्फ और यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग ले सकता है। नेचर देयरफॉर, नेचर उससे बिकम्स अ रिकरिंग थीम इन देयर पोएट्री, जो वर्ड्सवर्थ की पोएट्रीज थी इसके अंदर नेचर ये रिकरिंग यानी कि बार बार आने वाला थीम था। रिफ्लेक्टिंग देयर रेवरेंस यानी कि आदर फॉर नेचर, जो दिखाता है कि उनकी आदर था नेचर के लिए। लास्ट है यूनिटी ऑफ पोएट्री एंड प्रोज। वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज ब्लर द डिस्टिंक्शन बिटवीन द पोएट्री एंड प्रोज, तो वर्ड्सवर्थ और कोलरिज ब्लर करते हैं डिस्टिंक्शन यानी कि भेद किसके बीच में, पोएट्री एंड प्रोज के बीच में। दे आर्ग्यू दैट बोथ फॉर्म ऑफ राइटिंग शुड स्ट्रीव फॉर सिंप्लिसिटी एंड नेचुरलनेस, तो वो मानते हैं कि प्रोज और पोएट्री दोनों ही सिंपल और नेचुरलनेस होनी चाहिए। दे बिलीव दैट पोएट्री शुड नॉट बी बाउंड बाय द रिजिड स्ट्रक्चर एंड कन्वेंशन, वो कहते हैं कि पोएट्री को बाउंड नहीं होना चाहिए हार्ड स्ट्रक्चर, और यानी कि पोएट्री कैसी होनी नहीं चाहिए, तो रिजिड स्ट्रक्चर यानी कि हार्ड स्ट्रक्चर एंड प्रोटोकॉल, जो प्रोटोकॉल्स पहले से ही बनाए गए हैं वो नहीं होने चाहिए। बट क्या होना चाहिए, शुड इंस्टेंट फ्लो फ्रीली एंड एक्सप्रेशन, जो फ्रीली और एक्सप्रेसिवली हो, जो उसको सबको एक्सप्रेस कर सके। बाय एम्ब्रेसिंग अ मोर फ्लेक्सिबल अप्रोच, तो एम्ब्रेसिंग मतलब है कि आपको किसी चीज़ की हेल्प लेनी पड़ेगी, कैसी, तो कैसा अप्रोच रखना चाहिए, तो फ्लेक्सिबल अप्रोच राइटिंग रखनी चाहिए। पोएट्स कैन बेटर कैप्चर द एसेंस ऑफ देयर थॉट्स एंड इमोशन, जिसके द्वारा पोएट्स अपने इमोशंस और थॉट्स को अच्छी तरह एसेंस दिखा, कैन बेटर कैप्चर एसेंस, जिनको मूल तत्व है वो दिखा सकते हैं देयर थॉट्स एंड इमोशन के। इन कंक्लूजन, in their preface to lyrical ballads, Wordsworth and Coleridge articulate the revolutionary vision of the poetry that reject the artificial and elitism of the past. They advocate for a more democratic and inclusive form of poetry that speaks to common people and address the universal human experience. By emphasizing the importance of the imagination, simplicity and nature, they lay the groundwork for the romantic movement and leaves a lasting impact on the English literature. मैंने कंक्लूजन को इतनी फास्ट इसलिए पढ़ा क्योंकि ये सब इसकी समरी है, जिसके अंदर जो ऊपर हमने पॉइंट्स देखे वो दिखाता है कंक्लूजन, यानी कि उसकी समरी के हमने ऊपर क्या क्या देखे। जो ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें। और लास्ट के अंदर जिसने वो लास्ट तक है वो जो इसकी PDF चाहता है तो प्लीज़ हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। थैंक यू।